नमस्कार। भारत की सीमाएं मतलब सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर में फैला हमारा इतिहास और भूगोल है। तो आज हम भारत की इन्हीं विशाल और जटिल सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए तो है ही, साथ ही परीक्षा की तैयारी में भी बहुत काम आएगी। तो चलिए इस भौगोलिक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 15,200 किलोमीटर। जी हां, ये है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। सोचिए कितनी विशाल है ये संख्या। यही तो है हमारे देश के बड़े और विविध भूगोल का पहला सबूत। अब अगर हम भारत की जमीनी सीमा की तुलना इसकी समुद्री सीमा से करें, तो ये 2 गुने से भी ज्यादा है। एक तरफ है 15,200 किलोमीटर की जमीनी सरहद और दूसरी तरफ करीब 7,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा। ये फर्क ही भारत की भौगोलिक स्थिति की एक बहुत खास बात बताता है। आज के सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। पहले जानेंगे भारत की विशाल सीमाओं के बारे में, फिर मिलेंगे हमारे स्थलीय पड़ोसियों से, इसके बाद नक्शे पर खींची रेखाओं की कहानी समझेंगे, फिर भारत के समुद्री तट को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे देश के उन राज्यों की जो पूरी तरह से जमीन से घिरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, भारत की विशाल सीमाएं। जैसा हमने देखा, ये सिर्फ लंबी ही नहीं है, बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हमारे जमीनी पड़ोसियों की। हम एक एक करके घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलेंगे और उन सभी देशों को देखेंगे जिनकी जमीन सीधे भारत से जुड़ती है। तो देखिए, भारत की जमीनी सीमा कुल 7 देशों से मिलती है। अगर हम घड़ी की दिशा में चलें तो ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है, भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? क्या लगता है, चीन या पाकिस्तान? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन असल जवाब है बांग्लादेश। करीब करीब 4,096 किलोमीटर। और एक और मजेदार बात, इसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों आते हैं और दोनों की सीमा की लंबाई एकदम बराबर है, 3,488 किलोमीटर। है ना दिलचस्प? अब ये जो टेबल है, ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहां देखिए, हर पड़ोसी देश, उसकी बॉर्डर की लंबाई और उससे कौन कौन से भारतीय राज्य जुड़ते हैं, सब कुछ दिया गया है। एक चीज पर खास ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल को देखिए, ये 3 देशों को छूता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और वहीं अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा है, जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर से लगती है। चलिए अब जरा इन रेखाओं के इतिहास में चलते हैं। ये जो सीमाएं हैं ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थीं। इन्हें अलग अलग समय पर तय किया गया और हर रेखा के पीछे एक अपनी ही कहानी है। आइए इन जरूरी सीमा रेखाओं को समझते हैं। यहाँ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सीमा रेखाओं का टाइमलाइन है। सबसे पहले 1896 में ड्यूरेंट रेखा, फिर 1914 में मैकमोहन रेखा और आखिर में 1947 में रेडक्लिफ रेखा। इन्हीं तीनों ने भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। ये रेखा भारत को चीन से अलग करती है। इसे 1914 में तिब्बत समझौते के तहत बनाया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि चीन इस रेखा को आधिकारिक तौर पर मानता ही नहीं है, और यही दोनों देशों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह है। और अब आती है रैडक्लिफ रेखा। ये वो लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। इसे 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय किया था और 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ ही इसे लागू कर दिया गया। इसी रेखा ने भारत के बंटवारे को जमीन पर उतारा था। तो जमीन से अब समंदर की ओर चलते हैं। भारत का समुद्री तट सिर्फ लंबाई नहीं, बल्कि हमारे व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आइए अब भारत की समुद्री सीमाओं पर एक नजर डालते हैं। भारत की जो कुल 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, वो असल में 2 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला हिस्सा है हमारी मुख्य भूमि का तट, जो 6100 किलोमीटर लंबा है, और दूसरा हिस्सा है हमारे द्वीप, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जो इसमें करीब 1416 किलोमीटर और जोड़ देते हैं। तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? इस लिस्ट में टॉप पर है गुजरात, और इसका कारण है इसकी बहुत ज्यादा घुमावदार तटरेखा। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल।
ये जानकारी भी सामान्य ज्ञान के लिहाज से बहुत काम की है। अच्छा, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की तो बात कर ली, अब देश के उन राज्यों पर भी नजर डालते हैं जिनकी कोई बाहरी सीमा ही नहीं है। मतलब ना तो ये किसी देश से जुड़ते हैं और ना ही किसी समंदर से। इन्हें ही भू आविष्ठित या लैंडलॉक्ड राज्य कहा जाता है। वैसे लैंडलॉक्ड राज्यों पर जाने से पहले जरा इन 3 राज्यों की अनोखी भौगोलिक स्थिति को देखिए। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 अलग देशों से जाकर मिलती हैं। ये बात इनकी रणनीतिक स्थिति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। और आखिर में ये हैं भारत के 5 भू आवेष्टित राज्य: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इन राज्यों की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री सीमा नहीं है और ये चारों तरफ से दूसरे भारतीय राज्यों से ही घिरे हुए हैं। तो ये थी भारत की सीमाओं की एक छोटी सी यात्रा। लेकिन ये सफर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सीमाएं सिर्फ जमीन पर खींची गई राजनीतिक लकीरें हैं, या फिर ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं? सोचिएगा जरूर। क्या कभी सोचा है कि भारत की जमीनी सरहदें कितनी लंबी हैं? इतनी कि अगर इन्हें सीधा फैला दें तो ये पृथ्वी का लगभग आधा चक्कर लगा सकती हैं। तो आज हम इन्हीं विशाल बॉर्डर्स की कहानी को समझेंगे, इनके पीछे छिपे रणनीतिक रहस्यों, विवादों और समझौतों की परतें खोलेंगे। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आता है और लोगों को कंफ्यूज भी कर देता है। भारत की सबसे लंबी जमीनी सरहद किस देश के साथ है? चीन या फिर पाकिस्तान? सोचिए, जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, भारत की सीमाओं को समझना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। तो इससे पहले कि हम विवादों और समझौतों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करें, हमें पहले पूरी तस्वीर को देखना होगा, समझना होगा कि ये कितनी विशाल और कितनी अलग-अलग तरह की हैं। अब बात करते हैं उन सरहदों की जहां नक्शों पर खींची गई लकीरें अक्सर जमीन पर तनाव की वजह बन जाती हैं। शुरुआत करते हैं भारत चीन सीमा से, जो दशकों से जियोपॉलिटिकल टकराव का एक बड़ा सेंटर रही है। जरा सोचिए कि 2 पड़ोसियों के बीच कोई पक्की दीवार या बाड़ नहीं है और दोनों का दावा है कि बगीचे का एक हिस्सा उनका है। भारत और चीन के बीच की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। यहाँ कोई तय बॉर्डर नहीं है। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट बना जिसे कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी LAC। और ये विवाद किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। पश्चिम में बर्फीले लद्दाख से लेकर बीच में हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों तक, और पूरब में घने जंगलों वाले अरुणाचल प्रदेश तक। हाल के सालों में हमने देखा है कि ये तनाव कितना बढ़ सकता है। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़पें, ये वो घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि ये सीमा कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। तो आखिर ये LAC है क्या? देखिए, ये कोई कानूनी तौर पर तय की गई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये बस एक तरह की डी फैक्टो लाइन है जो ये दिखाती है कि जमीन पर असल में किस पक्ष का कंट्रोल कहाँ तक है। अच्छा, तो ये तो थी चीन की बात। अब चलते हैं हमारी पश्चिमी सीमा की तरफ, जहां पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी उतने ही कॉम्प्लेक्स और ऐतिहासिक संघर्षों से भरे हुए हैं। इस सरहद का जो हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है नियंत्रण रेखा, यानी LOC। LAC की तरह ही ये भी कोई कानूनी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि जम्मू और कश्मीर में मिलिट्री कंट्रोल को दिखाने वाली एक लाइन है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि LOC और LAC में मेन फर्क क्या है। LOC पाकिस्तान के साथ है, इसे मैप पर साफ साफ दिखाया गया है और ये सैन्य संघर्ष का नतीजा है। वहीं LAC चीन के साथ है, ये मैप पर क्लियरली बनी हुई नहीं है और ये सिर्फ जमीनी कंट्रोल का एक कॉन्सेप्ट है। तो चीन और पाकिस्तान के बाद अब हम अपने पूर्वी पड़ोसियों बांग्लादेश और नेपाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे चुनौतियां मिलिट्री वाली कम और सामाजिक राजनीतिक ज्यादा हैं, जैसे कि अवैध माइग्रेशन, स्मगलिंग और नक्शों को लेकर हुए नए विवाद। याद है हमारा पहला सवाल कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सरहद किस देश से है? जी हाँ, वो बांग्लादेश के साथ है और कई दशकों तक ये बॉर्डर अवैध घुसपैठ, तस्करी और उलझे हुए बॉर्डर मार्किंग की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। तो इस दशकों पुरानी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ये था भारत का 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
और ये कूटनीति का एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसी अमेंडमेंट ने 2015 के ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते का रास्ता खोला। इस अग्रीमेंट ने न सिर्फ जमीनों का लेनदेन किया, बल्कि सीमा के दोनों तरफ दशकों से फंसे हजारों लोगों को पहली बार नागरिकता का अधिकार भी दिलाया। अब बात नेपाल की। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता हमेशा से खास रहा है, जिसकी पहचान है एक खुली सीमा। ये बॉर्डर सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृतियों को भी आज़ादी से आने जाने देता है। लेकिन हाल के दिनों में इस सदियों पुराने रिश्ते में कुछ तनाव आया है। ये तनाव मुख्य रूप से 3 इलाकों पर है: कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। विवाद तब और गहरा हो गया जब नेपाल ने इन इलाकों को अपना हिस्सा दिखाते हुए एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया। ये सब पुरानी संधियों की अलग-अलग व्याख्याओं पर आधारित है। तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा हमारे और कौन से अहम पड़ोसी हैं? चलिए भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदों पर एक तेज नजर डालते हैं। इन तीनों बॉर्डर्स का अपना अपना एक अलग कैरेक्टर है। भूटान के साथ एक दोस्ताना और सुरक्षित बॉर्डर है, म्यांमार के साथ एक चैलेंजिंग और पहाड़ी बॉर्डर है, और अफगानिस्तान के साथ हमारा एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए इसे कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं जिन्हें याद रखना आसान हो, खासकर अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्विक रीकैप करते हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे सेंसिटिव चीन, ओपन बॉर्डर्स नेपाल और भूटान। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर में ये बात साफ है कि भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये वो डायनामिक जोन्स हैं जो हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या इन चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकेगा, या ये आने वाले सालों में भी संघर्ष की वजह बनी रहेंगी? नमस्ते। कभी सोचा है कि समंदर में, पानी में इंडिया की हद कहाँ तक है? आज हम इसी मजेदार टॉपिक को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ भूगोल का ही नहीं, बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी पहलू है। तो असल सवाल तो यही है, समुद्र में भारत का अधिकार कहाँ तक है? क्या ये बस हमारे बीच पर खत्म हो जाता है या मीलों दूर तक फैला है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे तट से गहरे समंदर की तरफ बढ़ेंगे, अपने पड़ोसियों से मिलेंगे और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक इंटरनेशनल कानून से तय होता है जिसका नाम है UNCLOS। आप इसे एक तरह से समंदर का संविधान समझ सकते हैं। यही कानून बताता है कि किस देश का समंदर में कहां तक अधिकार होगा, और इसी के हिसाब से भारत की समुद्री सीमाओं को 3 मेन जोन्स में बांटा गया है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इंडिया के समुद्री तट से और देखते हैं कि जैसे जैसे हम गहरे पानी की ओर जाते हैं क्या क्या बदलता है। हमारा पहला स्टॉप है प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल वाटर्स। ये वो इलाका है जहां भारत का पूरा कंट्रोल है। तो ये प्रादेशिक जल सीमा है कितनी दूर? ये हमारे तट की आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैली है। अब ये आधार रेखा क्या है समझिए, हमारे टेढ़े मेढ़े समुद्री तट को जोड़ती हुई एक सीधी लाइन। तो इस लाइन से 12 नॉटिकल मील यानी करीब 22 किलोमीटर तक का एरिया, ये भारत की समुद्री ताकत का सबसे अहम हिस्सा है। अब यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। इस इलाके में भारत की ताकत उतनी ही है जितनी अपनी जमीन पर। मतलब यहां भारत अपने सारे कानून लागू कर सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी से जुड़े हों, टैक्स से या फिर इमिग्रेशन से। हाँ, बस एक शर्त है, दूसरे देशों के जहाज यहां से शांति से गुजर सकते हैं बिना कोई गड़बड़ किए। इसे ही कहते हैं इनोसेंट पैसेज। अच्छा, तो 12 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है? क्या वहां भारत का अधिकार खत्म हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम 2 और जरूरी जोन्स में एंटर करते हैं जहां भारत के अधिकार थोड़े अलग पर बहुत खास हो जाते हैं। पहला है सन्निहित क्षेत्र या कॉन्टिग्यूअस जोन। ये 12 नॉटिकल मील से शुरू होकर 24 नॉटिकल मील तक जाता है। समझ लीजिए, ये एक तरह का सिक्योरिटी बफर जोन है जो हमारे तट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। तो इस बफर जोन में इंडिया क्या कर सकता है? यहां इंडिया के पास 4 खास अधिकार हैं। वो स्मगलिंग रोकने के लिए कस्टम्स के कानून लागू कर सकता है,
टैक्स चोरी पकड़ सकता है, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोक सकता है और साफ सफाई और हेल्थ से जुड़े नियम भी लागू कर सकता है। मतलब ये हमारी सीमाओं को सेफ रखने के लिए है। और अब आता है सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे जरूरी जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। ये तट से 200 नॉटिकल मील तक फैला है, मतलब करीब करीब 370 किलोमीटर। ये तो समंदर में एक बहुत बड़ा खजाना है। तो EEZ में इंडिया को क्या क्या करने का हक है? यहाँ सारे इकोनॉमिक राइट्स यानी आर्थिक अधिकार इंडिया के हैं। इसका मतलब है इस पूरे इलाके में सिर्फ भारत ही मछली पकड़ सकता है, समंदर के नीचे से तेल और गैस जैसे मिनरल्स निकाल सकता है, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है और तो और हवा और लहरों से बिजली भी बना सकता है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक रियल गेम चेंजर है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि इंडिया के अधिकार समंदर में कहाँ तक हैं, पर भाई समंदर में हमारे पड़ोसी भी तो हैं, तो हमारी और उनकी सीमाएं कैसे तय होती हैं? चलिए देखते हैं कि ये पहेली कैसे सुलझती है। देखिए, प्रकृति ही अक्सर ये सीमाएं बना देती है। जैसे कि पाल स्ट्रेट हमें श्रीलंका से अलग करता है, उसी तरह निकोबार और सुमात्रा द्वीपों के बीच का समंदर इंडोनेशिया के साथ हमारी सीमा बनाता है, और 8 डिग्री चैनल हमें मालदीव से अलग करता है। ये भूगोल और डिप्लोमेसी का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल है। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो आपको सच में हैरान कर देंगे। और हाँ, ये एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। ये नंबर्स भारत की समुद्री ताकत का असली अंदाजा देते हैं। सबसे पहले इंडिया की कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा, पता है कितनी लंबी है? करीब करीब 7,500 किलोमीटर। ये बहुत ही प्रभावशाली आंकड़ा है जो भारत के विशाल समुद्री दबदबे की नींव रखता है। और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये तो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब इंडिया के जमीनी एरिया का लगभग 2/3 हिस्सा। जरा सोचिए इस विशाल इलाके में कितने रिसोर्सेज छुपे होंगे। और अगर हम भारत के पूरे समुद्री इलाके की बात करें जिस पर भारत का अधिकार है, तो वो है लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर वाकई में दिखाता है कि समंदर में भारत का प्रभाव और जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, समुद्र पर नियंत्रण का मतलब है सुरक्षा, व्यापार और अवसर। आज हमने जो जोन्स देखे हैं, टेरिटोरियल वाटर्स से लेकर ईजी तक, ये सभी मिलकर भारत को यही तीनों चीजें देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, भविष्य में भारत अपने इन विशाल समुद्री संसाधनों का और कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है? ब्लू इकोनॉमी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक मौके ही मौके हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।